हेलो एवरीवन, आई एम अनीता हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगला विद स्टडी में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले वाली जो मेरी वीडियो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के ऊपर वो देख लीजिए, जिससे क्या है आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाए और इस वीडियो को समझना आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जब कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा उसके पास है वही यूज़ कर लेगा। कुछ पैसा क्या है उसको अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो डेट भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, इक्विटी कैपिटल भी हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकती है। रिटेन्ड अर्निंग कौन से केस में होगी? जब क्या है आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट करता है, चल रहा है, ठीक है, तब आप है वो रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ कर सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ कैसे कर सकते हो? देखिए, जब क्या आपको किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या है आप रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ कर सकते हो। अब जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज हैं, इनकी कॉस्ट क्या है अलग अलग रहती हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं इनमें जिनकी कॉस्ट क्या है बहुत कम आती है, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन पे हमारी कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कोई कंपनी या बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें वेरियस रिसोर्सेज की रेशियो होती है। मीन्स क्या है आप अलग अलग सोर्सेज यूज़ करते हो फाइनेंस का, उनका रेशियो क्या रहने वाला है। आप कितना डेट यूज़ करने वाले हो, उसमें कितना आप प्रेफरेंस शेयर यूज़ करने वाले हो, उसमें कितना आप इक्विटी शेयर यूज़ करने वाले हो, कितना रिटेन्ड यूज़ करने वाले हो, इनका रेशियो क्या रहने वाला है, ये क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिसाइड करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अपने बिजनेस के लिए चाहेगा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें क्या है शेयर होल्डर की जो अर्निंग होती है ना, अर्निंग वो तो क्या है हाई हो और उनकी कॉस्ट क्या है लो हो, ठीक है, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा और कॉस्ट है उनकी कम आई। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चाहेंगे अपने बिजनेस के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर है वो अपना डिसाइड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा डिसाइड करते हैं। उसके लिए वो पहले क्या करते हैं अलग अलग सोर्सेज की कॉस्ट निकालते हैं, फिर ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं। ओवरऑल कॉस्ट निकालने के बाद ही वो अपना रेशो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस किस रेशो में कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज की। फाइनेंस के जो रिसोर्स हम यूज़ करने वाले हैं उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है हमारे लिए या एक बिजनेस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है कि डेट को यूज़ करने पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसकी आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। डेट को सबसे फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है। इस पे एक फिक्स रेट से क्या है फिक्स रेट से आपको रिटर्न पे करनी पड़ती है। अगर किसी बिजनेस ने किसी फर्म ने डेट लिया है तो उसको क्या है जो आपको लोन दे रहा है उसको फिक्स रेट से आपको रिटर्न देनी पड़ेगी। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो इरिडीमेबल जिनका क्या है टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, उसको क्या है परपेचुअल डेट भी कहते हैं। ये नेट एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे इरिडीमेबल है उसका सेकंड नाम क्या हो सकता है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको करवाया था आर ग्रेटर देन के होएगा तब आप कौन सी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, आर लेस देन होएगा तब आप कौन सी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। मीन्स क्या है आप कौन से केस में आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। अगर हम डेट के केस में देखें कि कॉस्ट आपको क्या पड़ने वाली है, डेट के केस में जो आपका इनफ्लो होता है, इनफ्लो और जो आउटफ्लो होता है उसका जो डिफरेंस रहता है वही क्या आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। मान लीजिए आपने क्या है 1 लाख का क्या करा लोन लिया, ठीक है, 1 लाख का लोन लिया और आपको जो पेमेंट करनी पड़ी वो क्या है
1.5 लाख रुपए ही है। इसका डिफरेंस क्या गया 50,000। ये क्या है आपकी कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगी। अब इसको जो फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स कहा जाता है उसके पीछे क्या कारण है वो देख लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल दो कंपनी है ए एंड बी। ओके, दो कंपनी है ए एंड बी। ए क्या करता है, लोन लेता है कितने रुपए का, लोन लेता है कुछ अमाउंट का, ठीक है, उस पर प्रॉफिट होता है 110। ऐसे ही बी क्या है, बी ने कोई लोन नहीं लिया, अपना जो फाइनेंस है उसको यूज किया और इसका भी प्रॉफिट है वो 110 का ही हो रहा है, ठीक है। ए को लोन लेने के कारण क्या है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए 10 रुपये है वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, उसकी जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचा 100 रुपये, ठीक है। इसको कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी क्योंकि इसने अपना पैसा लगाया है। अब क्या है, जो टैक्स होता है वो टैक्स भी देना पड़ता है, अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अब जिसकी इनकम कम होएगी उसको क्या है, कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। कम होएगी उसको कम टैक्स और ज़्यादा होएगी उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या इनकम कम होगी, क्यों, इंटरेस्ट देने के कारण इसकी इनकम कम होगी। पहले सेम थी और इंटरेस्ट देने के कारण इसकी इनकम कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 30% इसने इंटरेस्ट टैक्स दिया, ठीक है। अब इसकी जो इनकम जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचा, नेट इनकम है वो कितनी बची 70। इसने क्या है टैक्स दिया, इसको इनकम ज़्यादा होने के कारण क्या है ज़्यादा रेट से टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए इसने क्या है 34 टैक्स दिया, अभी इसकी जो नेट इनकम है वो कितनी बच गई 76, ठीक है। इसकी 70, लेकिन इसको टैक्स कितना देना पड़ा, सिर्फ 30 रुपये, और इसको टैक्स कितना देना पड़ा 34 रुपये। सेम प्रॉफिट होते हुए इन दोनों को टैक्स है वो डिफरेंस आ गया, इसको ज़्यादा देना पड़ा, इसको कम देना पड़ा। कम क्यों देना पड़ा, बिकॉज इसका इंटरेस्ट है वो कट गया। इसलिए क्या है इंटरेस्ट देने से क्या है टैक्स में कमी आ जाती है, ठीक है। एक्चुअल बर्डन जितना क्या है परसेंटेज टैक्स होगा उतना ही क्या है परसेंटेज ही इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। इट्स मीन क्या है आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। 1 माइनस टैक्स रेट, जितनी टैक्स रेट होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे क्या है 1 आपकी टैक्स रेट कितनी थी 30, ठीक है, बाकी कितना बच गया 70 क्या है ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आपकी कॉस्ट ऑफ डेट टैक्स इफेक्ट के कारण है वो कम मानी जाती है। सबसे सस्ता साधन है वो फाइनेंस का डेट को माना जाता है। इसके पीछे कारण यही होता है टैक्स इफेक्ट का। अब इंटरेस्ट देने के बाद जो आपकी इनकम होती है प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट हुआ है आपको वो इंटरेस्ट देने के बाद कम हो जाती है वो इनकम, और उस पर क्या है आपको टैक्स कम रेट से देना पड़ता है। इसलिए क्या है डेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब कॉस्ट ऑफ डेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इरिडीमेबल और परपेचुअल डेट। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जिसका टाइम पीरियड क्या है फिक्स नहीं है। रिडम्पशन का टाइम पीरियड होता है वो फिक्स नहीं है, आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर उसकी रीपेमेंट है वो करनी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने लोन लिया और आपको पेमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी। एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना, पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन क्या है उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि आपको 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, 1.5 साल के बाद करनी है, 2 साल के बाद करनी है। पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, कभी करो चाहिए, ठीक है। इस पे क्या है, इस पे भी क्या है इंटरेस्ट की आपकी कॉस्ट रहती है, रिडेम्पशन की तो रहती है, लेकिन इंटरेस्ट की आप कैलकुलेट करते हैं कि आप क्या कॉस्ट रहने वाली है इंटरेस्ट की। इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/NP। NP क्या होता है नेट प्रोसीड ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर, ठीक है।
अब क्या है, इसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करने का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, केडी क्या होता है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, जिस रेट से आपको टैक्स देना पड़ा वो। ऐसे करके इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर हम इरिडीमेबल जो डेट होता है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने क्या किया, लोन लिया, ठीक है, लोन लेने के बदले में क्या है, आपने जैसे 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया। ऐसा तो नहीं होता कि आपको 1 लाख के लिए अप्लाई किया और 1 लाख ही रुपया मिल गया। इसके ऊपर क्या है, कुछ कॉस्ट रहती है आपकी। कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, जैसे आपकी इशू फ्लोटेशन एक्सपेंसेस हो गए, आपको कमीशन देना पड़ गया, दलाली देनी पड़गी, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, डाक के एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है आपकी इशू करवाने की, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस को क्या करते हो आप, माइनस कर देते हो। जैसे आपके एक्सपेंसेस हो गए 2 लाख, उसको माइनस 2,000 हो गई, ठीक है। आपकी जो नेट रहेगी आपको मिलेगा वो कितना है, 98,000 मिलेगा। आपने अप्लाई किया 1 लाख के लिए, आपको मिला 90,000। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, उस पर आपको कॉस्ट बियर नहीं करनी है, आपको जितना मिला आप उसी पे इंटरेस्ट दोगे, ऐसा तो नहीं होता। आपने जितने के लिए अप्लाई किया है ना, आपको उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी की रीपेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आपको कितना भी खर्चा हो। तो इस कारण क्या है, जो बीच के फ्लोटेशन एक्सपेंसेस रहते हैं उस कारण आपकी कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। सेकंड जो होता है कॉस्ट ऑफ डेट का पार्ट, वो होता है रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इनका टाइम पीरियड है रीपेमेंट करने का, वो क्या है, डिसाइडेड होता है कि आपको रीपेमेंट इस डेट की 1 साल के बाद करनी है या 2 सालों के बाद करनी है, ऐसा डिसाइड रहता है इसमें। इसकी जो कैलकुलेशन है हम वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, NP0 इज इक्वल टू COI। NP0 क्या होता है आपका, नेट कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर या डेट, ठीक है। COI1 या I2 ये वाला क्या होता है, आपने जितना कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईयर 1 and 2 सो ऑन अप टू मेच्योरिटी डेट, मीन्स जितना भी आपका मेच्योरिटी डेट का टाइम पीरियड होता है उसके बाद आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स सेविंग, वो आपका क्या है, COI 1, 2, 3 ये रहने वाला है, ठीक है। COPN क्या होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मेच्योरिटी, जो आपने मेच्योरिटी के टाइम पेमेंट करनी है वो वाली प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मेच्योरिटी। KD क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितनी आपको कॉस्ट आई है कैपिटल की वो होती है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप रिडीमेबल डेट की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिडीमेबल को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, केडी कॉस्ट 1 माइनस ये है इन्वेस्टमेंट एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट वाली, 1 माइनस T प्लस RV माइनस NR डिवाइड बाय N होल RV प्लस NR को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। KD क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, RV क्या है, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर, T क्या है, टैक्स रेट है, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, जितने आपको ईयर मिले हैं मैच्योरिटी डेट के, NR क्या है, नेट रिसिप्ट होती है। इस फॉर्मूले का यूज कर कर भी हम क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की जो कॉस्ट आती है वो हम निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड रहता है आपका। अब जो फाइनेंस का रिसोर्स हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, उसकी कॉस्ट निकाल कैसे सकते हैं हम वो यहाँ देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिस पे क्या है, ये होता तो बेसिकली डेट की तरह ही है, परसेंटेज क्या है कि फिक्स होता है, पहले ही आपको
बट उसमें क्या है, परसेंटेज इंटरेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ फिक्स होता है, यानी कि आगे जो परसेंटेज लिखा होता है वो क्या है, ये शो करता है कि आपको कितना डिविडेंड पे करना है। इनका कोई लीगली ऑब्लिगेशन नहीं होता कंपनी में। अगर कंपनी क्या है सोच रही है, उसने क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या है इनको पहले देना पड़ेगा। जैसे कि प्रेफरेंस के नाम से ही शो हो रहा है, इनको प्रेफरेंस दी जाती, पेमेंट करनी हो बच जाता है, उसमें क्या है प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर रीपेमेंट करनी हो तब भी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर जो इंटरेस्ट डेट के मामले में क्या था कि अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते या रीपेमेंट नहीं करते तो हमें क्या है इंसॉल्वेंट होने का डर रहता था। लेकिन यहाँ पे अगर डिविडेंड इशू नहीं कर पाती है कंपनी, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट वाला कोई चक्कर नहीं है कि आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही होता है कि आपको जो भी कॉस्ट पड़ रही है वो क्या है प्रेफरेंस शेयर को यूज़ करने की, वो अगर आप चाह रहे हो कि इक्विटी को देना है, वो इक्विटी को देने से पहले आपको इनको देना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस बस इतना ही होता है। जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालने की जो बेस रहता है वो इनका एक फिक्स परसेंटेज ही रहता है। ये एक्सपेक्टेड होता है शेयर होल्डर के द्वारा कि इतना परसेंट है वो उनको डिविडेंड है वो मिल ही जाएगा। जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो टैक्स के लिए जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो डेट में क्या होता था वो इसलिए घटाते थे ताकि क्या है हमें कम रेट से टैक्स देना पड़े। यहाँ पे क्या है आप पहले ही टैक्स दे देते हो, डिविडेंड देने से पहले टैक्स दे दिया जाता है। अब चाहे आप डिविडेंड दो या नहीं दो, उसमें क्या है आपकी टैक्स में कोई भी सेविंग नहीं होने वाली है। वहाँ पे हम क्या है टैक्स की सेविंग के लिए करते थे। इसमें भी डेट की तरह दो टाइप के होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल। इरिडीमेबल का क्या था, जैसे कि इनका जो टाइम पीरियड है रीपेमेंट का जो टाइम है मैच्योरिटी डेट है वो फिक्स नहीं होती। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, KP इज इक्वल टू PD। KP क्या है कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट पड़ रही है इरिडीमेबल, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं PD मीन्स एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, आप कितना डिविडेंड दे रहे हो उनको डिवाइड बाय P0 नेट प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस फॉर्मूले का यूज़ कर हम इरिडीमेबल की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेकंड रहता है वो होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड, जिसकी पेमेंट क्या है एक फिक्स डेट में आपको करनी होती है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये रहता है PD1 एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, जितने भी ईयर का होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है रिडेम्पशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जितना भी रिडेम्पशन पीरियड होता है उसका एन वाला। ठीक है, एन ये होता है अपॉन 1 प्लस में KP क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको डिवाइड कर देते हैं, जितने भी हमें मैच्योरिटी के ईयर मिलते हैं वो ईयर ले लेते हैं हम। और दूसरा जो है P0 इज इक्वल टू समेशन n डिवाइड बाय n क्या है रिडेम्पशन पीरियड था मैच्योरिटी का, T इज इक्वल टू 1 PD डिवाइड बाय 1 प्लस में KP T प्लस PN 1 प्लस में KP EN स्केयर। कंपनी इरिडीमेबल शेयर को या रिडीमेबल को प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों पर ही इशू कर सकती है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल में भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला रहता है जिसका आप यूज़ करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ KP क्या रहता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। PD क्या होता है कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड पेमेंट प्लस PN क्या होता है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन माइनस P0 क्या होता है सेल प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, जितनी भी फ्लोटेशन कॉस्ट आती है उसको माइनस करके डिवाइड
इसका डिवाइड एन, एन क्या रहता है, नंबर ऑफ ईयर, रिडेम्पशन के जितने ईयर होते हैं वो नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाय पी एन प्लस पी जीरो। पी एन मैंने बता दिया, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट टाइम ऑफ रिडेम्पशन होता है, और पी जीरो सेल प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर भी हम, शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर कर भी हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज। आने वाली जो कल की वीडियो होगी उसमें हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।